इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। मामूली बदमाशों ने दे डाली खाकी की स्पेशल टीम को चुनौती। हथियारों से लैस वीडियो वायरल होने के बाद शहर में खौफ का माहौल। अभी तक बदमाश पहुंच से दूर। प्रतापनगर में पीने के पानी पर भाजपा का छप्पा। कांग्रेसियों ने लगाया आरोप कि मैं नहीं खोलता है सप्लाई का वाल्व। अब तक लॉकडाउन में थे महाकाल। शिव भक्तों की चेतावनी के बाद ट्रस्ट ने खोले द्वार। और गोवर्धन विलास पुलिस की बड़ी उपलब्धि, चोरी और नकबजनी की गैंग का पर्दाफाश। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं खौफजदा शहर की। जसू जल्दी आ या मुझे मार देंगे ऐसे, जैसे जल्दी आ। 12-13 जने ये, तू जल्दी मुझे सविना लेने आ एक बार। कौन है ये युवक? क्या ये पीड़ित है या कोई गैंगस्टर है? ये किसे बुला रहा है और जिस भाषा का उपयोग कर रहा है उससे लगता है कि ये किसी मुसीबत में है और रिहाई की दुहाई कर रहा है। इसका खुलासा भी हम करेंगे, लेकिन ऑडियो सुनने से लगता है कि बात सवीना इलाके की हो रही है। वैसे पिछले कुछ समय से शांत और खौफ मुक्त माना जाने वाला हमारा उदयपुर अपराधियों की जद में जकड़ता जा रहा है। जबरदस्ती डर का माहौल पैदा करने के कुत्सित प्रयास किए जा रहे हैं ताकि शहर में चंद बदमाशों का गुंडाराज कायम रहे। ऐसे में अपनी हुकूमत जमाने के लिए ये बदमाश किसी भी हद तक जाने को तैयार है। खासोआम की बात तो दूर की है, इन गुंडों ने तो अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास को कायम रखने वाली खाकी को ही चुनौती दे डाली है। हो सकता है आने वाले समय में कोई गैंगवार भी यहां हो जाए, लेकिन अभी पुलिस को चाहिए कि जल्द से जल्द इन बदमाशों को तलाश कर ऐसा सबक सिखाए कि अपराध करना तो दूर, वह इसके बारे में सोचना भी भूल जाए। क्योंकि सिर्फ वर्दी की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है। वह चाहे तो अपराध मुक्त शहर बनने से उदयपुर को कोई नहीं रोक सकता। आइए एक ऑडियो से आपको और रूबरू करवाते हैं, जिसमें एक बदमाश ने सीधे सीधे डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम को चेतावनी देकर भद्दी भद्दी गालियां देते हुए खुद को और अपने साथी को उदयपुर का सबसे बड़ा बदमाश बता डाला। भाई ने हर चीज का मैसेज किया है कि इन पर जो भी काटे वगैरह सब खत्म हो गए भाई पर, और भाई के पीछे पड़े हुए भाई ने एक और जना कोई पता कौन था, और एक वो कई नाम है उसका, एक और वो था तुम्हारे डेबारी का कई नाम है उसका, और स्पेशल वाले भी साथ में मिक्स है के साथ। मेरे भाई का आखिरी वीडियो जो मेरे पे आया कल रात को सुनी, स्पेशल वगैरह सबकी मेरे भाई को मरवा दिया। इससे बड़ा बदमाश कोई नहीं होगा अभी उदयपुर में। सेकंड जॉन। तो सुना आपने, अब शूरवीरों की धरती उदयपुर में यश और जॉन की चलेगी। सोचने में ही काफी हास्यास्पद लगता है। इस तरह के ऑडियो वायरल करके ये बदमाश क्या साबित करना चाहते हैं? डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम यानी उदयपुर जिले के पुलिस विभाग की ऐसी टीम जिसका खुफिया तंत्र सबसे ज्यादा तेज होता है और किसी भी अपराध को जल्द से जल्द खोल पाने में ये टीम अव्वल रहती है। इन जाबाज सिपाहियों को कोई भी ऐसा गैरा इस तरह की चुनौती दे कैसे सकता है, लेकिन दी तो है, और ये ऑडियो पुलिस विभाग के पास भी पहुंचे हैं। चलिए अब कुछ वीडियो और फोटोज भी आपको दिखा देते हैं जिनमें हथियारों से लैस बदमाश अपना स्टेटस मेंटेन करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ फोटो तो ऐसे भी वायरल हुए हैं जिसमें ये लाइव दिख रहे हैं और इनके हाथों में पिस्टल, माउजर और रिवॉल्वर दिख रही है। वही दो वीडियो भी वायरल हुए हैं जिनमें एक में 0002 लिखकर पंजाबी गाना एडिट किया हुआ है और दूसरे में भी वही गाना दोहराया गया है। इन वीडियो में जो बदमाश दिखाई दे रहे हैं उनके नाम हुकुम सिंह बेदला, तरुण सिंह बेदला, यशपाल उर्फ यश, गमेर सिंह उर्फ जॉन, गौरव मेनारिया, कुणाल बन्ना तितरडी और पर्वत सिंह बताए जा रहे हैं। ये फोटो और वीडियो कब के हैं ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन इन दिनों वायरल होने से शहर में खौफ का माहौल जरूर है।
डर बनाने वाले ऑडियो और वीडियो को देखने सुनने के बाद तो साफ हो ही गया कि आखिर इन बदमाशों की मंशा क्या है। ये खौफ पैदा करके पैसा कमाने का धंधा करना चाह रहे हैं। अपराध जगत में चर्चाएं आम तो यह भी है कि इनका कनेक्शन लॉरेंस गैंग के साथ हो गया है। कुछ भी हो, ये सब अपराधी ही हैं और इनकी जगह नहीं सुधरने तक सीखचों के पीछे ही है। पुलिस की सबसे ताकतवर टीम डीएसटी को चुनौती देना भी पूरे के पूरे सिस्टम को चुनौती देना है। कुछ दिनों पूर्व उदयपुर न्यूज से खास मुलाकात के दौरान एसीबी के डीजीपी दिनेश एमएन ने भी कहा था कि अपराध को खत्म करना है तो पहली बार में ही ऐसा सबक मिले कि वह कुछ भी कर ले लेकिन अपराधी नहीं बने। उदयपुर पुलिस को अब इन बदमाशों को जल्द से जल्द पकड़कर शहर को खौफ मुक्त करने के अपने कर्तव्य को निभाते हुए फिर से अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास का पुलिसिया नारे को जिंदा रखना होगा। वहीं इनके परिजनों को भी चाहिए कि इनकी परवरिश में जहां कहीं भी कमी रही हो उसे सुधारते हुए इन्हें सभ्य समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करें। भाई ने हर चीज का मैसेज किया है कि इन पर जो भी काटे थे वगैरह सब खत्म हो गए भाई पर, और भाई के पीछे पड़े हुए भाई ने एक और जना कोई पता कौन था, और एक वो कई नाम है उसका, एक और वो था तुम्हारे डेबारी का कई नाम है उसका, और स्पेशल वाले भी साथ में मिक्स है के साथ। मेरे भाई का आखिरी वीडियो जो मेरे पे आया कल रात को सुनी, स्पेशल वगैरह सबकी मेरे भाई को मरवा दिया। इससे बड़ा बदमाश कोई नहीं होगा अभी उदयपुर में। सेकंड जोन उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के जलदाय विभाग के बाहर सोमवार को उस वक्त हंगामा हो गया जब सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रवासी विभाग कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। जी हां, पिछले 10 महीनों से पानी की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रवासी सोमवार को जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचे और मटकियां फोड़ते हुए उच्चाधिकारियों को कोसना शुरू कर दिया। खास बात तो यह है कि सैकड़ों की संख्या में ऑफिस पहुंचे क्षेत्रवासियों की समस्या को सुनने के लिए कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था। क्षेत्रवासियों को भी सिर्फ जयेन को अपनी पीड़ा सुनाकर लौटना पड़ा। निकाय चुनाव के बाद से ही कांग्रेसी पार्षदों को अपने क्षेत्र का काम कराने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा है और इसका जीता जागता उदाहरण प्रतापनगर के वार्ड 44 में देखने को मिला, जहां जनता पानी की समस्या से त्रस्त है और जलदाय विभाग के अधिकारी अपनी मौज में मस्त हैं। लेकिन क्षेत्रीय पार्षद संजय भक्तानी सुबह 4 बजे उठकर क्षेत्रवासियों की समस्या के लिए जलदाय विभाग कार्यालय पहुंच रहे हैं। कुछ समय पूर्व वार्ड में पानी की सप्लाई प्रॉपर नहीं होने की वजह से जब भक्तानी ने की मैन से बात की तो उसे काम करने के लिए पाबंद किया तो कर्मचारियों की यूनियन ने विरोध करते हुए पार्षद पर अभद्रता करने के आरोप लगाए और प्रतापनगर थाने में मुकदमा तक दर्ज करा दिया। सोमवार को जलदाय विभाग पहुंचे क्षेत्रवासियों ने आक्रोश जताते हुए पानी की समस्या का निराकरण नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदर्शन यह करना पड़ेगा, पीने का पानी बिल्कुल नहीं आता और आते से नल बंद हो जाते और टंकी और पल्ला होकर रोड पे पानी जाता है और हम सुबह उठ के बैठे रहते। हम कहते भाई साहब पानी का ये नीचे कहाँ से जा रहा, क्या मेरे को पता नहीं है, मेरी ड्यूटी नहीं है। ये वो नल के कर्मचारी, हम बोलते गाड़ी रोक के तो हम बदतमीजी करके चले जाते, हमको पता नहीं है, हमारी ड्यूटी नहीं है। तो हम बोलते भाई साहब हमारे पीने का पानी नहीं है और पानी बाहर जा रहा है, ये कहाँ से आ रहा, क्या हमारी ड्यूटी नहीं है। हाँ, और फतेह सागर जाओ, फतेह सागर से भरो। तो मैंने कहा भाई तुम ड्यूटी छोड़ दो, हम चालू कर देंगे, जाओ तुम यहाँ से। और पार्षद को हम फोन करते बार बार, पार्षद को हम परेशान करते कि हमारे पीने का पानी नहीं है। हमारे तो पार्षद की जिम्मेदारी है तो उनके साथ ही निभाएंगे हम तो, और किसको पहचानते ही नहीं भाई। तो पार्षद के ऊपर ये कार्रवाई करते, क्यों करते पार्षद के ऊपर कार्रवाई? गलत है, जनता के पीछे लड़ रही है पार्षद साहब। और पार्षद साहब 4:30 बजे उठ के देखते हैं पानी बाहर आ रहा था, इसलिए उनको गलत तो बोला ही नहीं, ऐसे ही बोला भाई पानी बाहर क्यों जा रहा, जनता तो प्यासी मर रही। आपने ऑफिस में कर्मचारी से कभी बात करने की कोशिश की कभी अधिकारी? हम तो कभी नहीं आए, हम तो पार्षद साहब को पहचानते, इनको ही फोन करते बार बार कि भाई हमारा पानी नहीं आ रहा। जो आता है वो क्या कहता है आपको? आता हुआ कहता है पानी है ही नहीं टंकी में, पानी है ही नहीं, भरना हो भर लो, पीने का भरना हो तो पानी है ही नहीं, ऐसे कहता है। पिछले 10 सालों से पानी की समस्या से जूझ रहा हूँ। लगातार मेरी इतनी मोटी फाइल बन चुकी है और सारे मेमोरेंडम, सारे कंप्लेन लेटर इनके पास हैं। हर बार आश्वासन देते हैं पर होता कुछ नहीं है। यहाँ पे इतनी पार्शलिटी से पानी सप्लाई होता है। मैंने इनको एग्जांपल दिया कि मैं एक बार बैठक में मुल्ला तलाई गया था, जहाँ आदमी चढ़े तो सांस फूल जाए, पर वहाँ पे पानी फुल प्रेशर से आ रहा था। ऐसा क्यों? क्या हम बिल नहीं जमा कराते? हमने हर घर में 2-2, 3-3 कनेक्शन ले रखे, जबकि क्यों 3 कनेक्शन की जरूरत क्यों? हमको तो एक कनेक्शन में कम से कम 5 आदमी का पानी तो दोगे, 6 आदमी का जो घर में होता है मिनिमम, उतना भी नहीं देते। इनके पास कोई कैलकुलेशन नहीं है, किसी मीटर में रीडिंग नहीं है, कोई मीटर चलता ही नहीं है, तो ये इनसे देंगे क्या हिसाब?
सिंपल सी बात है, 70 साल पुरानी कॉलोनी है। सबसे पहले टंकी यहाँ बनी, यहाँ की नीड पूरी हो जाए, फिर आगे पानी ले जाओ, किसी के लिए मना ही नहीं है। पर बिना प्रबंध किए पानी का बंटवारा करते जा रहे हैं। तो पूरा सी क्लास के ऊंचाई नीचाई पे बना हुआ है, तो जहाँ नीचाई है वहाँ पानी 24 घंटे आ रहा है, उसको वाल लगा के कंट्रोल करने की ज़रूरत है, वो देख नहीं रहे। दूसरा टाइम मैनेजमेंट, तीसरा लापरवाही, जब मर्जी पड़े खोलो। इनको घर में काम है तो सारे नल एक साथ खोल दो, जबकि इनको टाइम से खोलना है। 6 घंटे का काम ये 1 घंटे में करके चले जाते हैं। और ये बार बार हमने कहा कि जब सारा पानी एक साथ खोल देंगे तो कि न किसी को प्रेशर मिलेगा न पानी। सेम बिल्कुल बिल्कुल, आज ये पहला पार्षद है जिसने हमारे साथ कंधे में कंधा मिलाकर के काम किया है। ये कांग्रेस की है और मेरे बाप दादा बीजेपी के सपोर्टर रहे, फिर भी मैं आज इनके साथ हूँ क्योंकि इन्होंने काम किया। हमको काम करने वाले जनप्रतिनिधि चाहिए। बिल्कुल होते हैं, हाजिर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट, लापरवाही, और ये एक साथ सारा पानी खोल देते। और जहाँ उतार ज़्यादा है वहाँ वाल लगा के कंट्रोल करें तो इजीली आदमी को सबको पानी मिलेगा। जो 6 घंटे 8 घंटे का काम है वो 1 घंटे पानी आता नहीं है। संजू भैया रोज आते हैं वहाँ पे, उनको बोलते हैं तो उनकी तो सुने, उनकी नहीं सुनते तो हमारी क्या सुनेंगे। हाँ कहते हैं पानी चाहिए आपको तो फतेह सागर जाओ, वहाँ से लेके आओ, आपको ज्यादा पानी चाहिए तो। अरे हमें ज्यादा नहीं, कम से कम पीने का पानी तो दे, पीने का पानी तो चाहिए ना। हमें टैंकर से काम चलाते हम। अब जाके जब हमारे ये पार्षद जी आए, अब जाके हमारी पानी की समस्या हल हुई तो उसमें भी अब ये दिक्कत आने लग गई। मैं मीडिया कर्मी वालों से यही निवेदन कर रहा हूँ, हम आपके सामने इतनी समस्या बता रहे हैं, कम से कम यहाँ के वाटर वर्क के जो अधिकारी हैं, कम से कम आप उनसे जाके पूछिए कि समस्या में इस वार्ड में पानी की समस्या क्यों आ रही है। कम से कम आप मीडिया कर्मी जाके अंदर से पूछें, उनसे जवाब ले। वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। उनको खुद को पता था कि वार्ड की तरफ से आज यहाँ धरना प्रदर्शन है, फिर भी उनके एक भी अधिकारी नहीं है, न अधिकारी कोई फ़ोन उठा रहा है। यहाँ लेडीज इतना परेशान हो रही है, तो आप मीडिया कर्मी वालों से निवेदन है कि कम से कम आप इनसे खुद पूछिए कि पानी की समस्या क्यों आ रही है। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह 10 महीने से पानी की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रवासियों का आक्रोश और खाली मटकियां दोनों ही सोमवार को फूट पड़ी। करीब 1 घंटा चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद भी विभाग का कोई उच्च अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। ऐसे में क्षेत्रवासियों ने जेईएन नीतीश पटेल का घेराव करते हुए खूब खरी खोटी सुनाई। वार्ड 44 में रहने वाली करीना खान ने विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि विभाग के कर्मचारियों ने कांग्रेसी पार्षद के कारण पानी की सप्लाई नहीं होने की बात भी कही है। साथ ही वार्ड की बुजुर्ग महिलाओं ने भी कर्मचारियों पर हल्की भाषा का उपयोग करने के आरोप लगाते हुए कहा कि वार्ड में बनी पानी की टंकी में हो रही पानी की सप्लाई का न तो कोई समय फिक्स है और न ही पानी की आपूर्ति पूरी हो पाती है। क्या सप्लायर से जब हम पानी के लिए बोलते हैं कि पानी खोलो तो वो बोलते हैं कि कांग्रेस का बोर्ड है, संजय बख्तानी कांग्रेस का है, हम कांग्रेस के बोर्ड को पानी नहीं देंगे या बीजेपी वालों को पानी देंगे। तो ये क्या राजनीतिक लेके बैठे हुए हैं क्या? फिर अगर ये राजनीतिक कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री भी अशोक गहलोत है, कांग्रेस का है, तो इनको हटाओ यहाँ से अधिकारियों को। सप्लायर बोलते हैं यहाँ के, और बोलते हैं जब बुजुर्ग बोलती हैं कि पानी के लिए कि हमारा पानी नहीं आ रहा, तो जाके बोलते हैं कि फतेह सागर में पानी ले आओ। तो क्या इनकी माँ बहनें भी पानी लेने जाएंगी फतेह सागर? पार्षद साहब का तो पूरा सहयोग है हमारे को। आधी रात को उठ के जाता है, जब हमारे पार्षद साहब 4 बजे रात को उठ के जाते हैं तो ये केस लगा देते हैं कि मारपीट करी, जबकि कोई मेन अधिकारी तो मिलता ही नहीं। अभी भी यहाँ का मेन अधिकारी तो है ही नहीं। हम वो छोटे मोटे से बात कर रहे हैं तो वो बोल रहे आ रहे, जोधपुर गए, ये गए, वो गए, ऐसे तो करते हैं ये लोग। पानी की समस्या वेरी होगा, मन नाम तुलसी है और ना पानी नहीं आई रो कोलनी में पूरा सो वेरन खोले नहीं पानी में ना एक पियो नहीं दुखी वेरा मन आज वे 5-6 महीना ऊपर वे गया पानी नहीं आई रो। पानी अब तुर ट्रैक्टर न कही रहा, वो ट्रैक्टर आधो ले रहा, कहीं करा ट्रैक्टर परसों पहले दिन भाभी जी आए जो आधो की दो ये खड़े हाल ट्रैक्टर वाले कहीं ट्रैक्टर अब ये तो कनिदान खोली जाए। मैं देखा कि 4 बजे आवन कभी 2 बजे 5 बजे आवे, यो कोई टाइम टेबल नहीं है। टाइम टेबल में तो नान पकड़ाई करी पूछे करी किन्ने पकड़ा। अब रास्ता में नरी जना जाए किन्ने आ गई नलवारा माँ के बेचना गई टैंकर के काम करे।
क्षेत्रवासियों का आक्रोश तो आपने देख ही लिया, लेकिन अब आपको बताते हैं कि क्षेत्रीय पार्षद संजय भगतानी अपने क्षेत्रवासियों की समस्या को लेकर कितने परेशान हैं। उन्होंने उदयपुर न्यूज से हुए साक्षात्कार में न सिर्फ विभागीय अधिकारियों के खिलाफ आक्रोश जताया, बल्कि वार्ड वासियों की समस्या दूर नहीं होने पर जेल जाने तक लड़ने की भी बात कही। संजय भगतानी ने बताया कि जलदाय विभाग का टाइम मैनेजमेंट सही नहीं होने और कर्मचारियों द्वारा कांग्रेस बीजेपी का भेदभाव करने के कारण ऐसी नौबत आई है। वहीं इस पूरे मसले पर जब हमने JN नीतीश पटेल से बात की तो उन्होंने भी वार्ड वासियों को हो रही समस्या को स्वीकार किया है और बताया कि क्षेत्र में आवश्यक जलापूर्ति से कम मात्रा में पानी मिलने के कारण समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और जल्द ही समस्या का निराकरण किया जाएगा। देखिए, पिछले 8 महीने से मेरे क्षेत्र की जनता पानी के लिए परेशान है। मैंने बार बार एक्शन साहब, IN साहब, JN साहब, जो भी SC साहब, जो भी संबंधित अधिकारी बार बार उस चीज़ से अवगत कराया है कि पहले तो उन्होंने मेरे को ये बोला था कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में लोगों के घर में पानी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लोग घर में बैठे हैं। ठीक है, लॉकडाउन खत्म हो गया, उसके बाद अब ये तर्क देते हैं मुझे कि फतेह सागर से पानी कंट्रोल हो रहा है। अगर फतेह सागर से पानी कंट्रोल हो रहा है तो पानी कौन कंट्रोल कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहाँ पे इकबाल अंसारी करके ये लोग मुझे तर्क देते हैं वहाँ से पानी कंट्रोल आ रहा है, उसके ऊपर भी तो अधिकारी है, वो क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं उसके खिलाफ। ठीक है, मेन कारण ये है पानी यहाँ नहीं आने का। मैं आपको बता देता हूँ, सीधी सीधी बात है, यहाँ पे पानी है जो 26 लाख लीटर की टंकी है, उसमें 5 लाख लीटर भी पानी नहीं आता है। पानी की सप्लाई जो है पीछे से बाधित है। जहाँ रिक्वायरमेंट मेरे क्षेत्र में 5 मीटर पानी की है, वहाँ 2.5 मीटर पानी आएगा तो पानी की सप्लाई सुचारू नहीं होगी। और मुझे सिर्फ 8 महीने से आश्वासन मिल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं सुबह 4 बजे भी यहाँ उठ के आया हूँ, 5 बजे भी उठ के आया, तो मैंने यहाँ के जो नीचे के ठेकेदार के कर्मचारी या दूसरे कर्मचारी है, उनका इतना मिसमैनेजमेंट है, सोते रहते, वाल नहीं खोलते। मैं आता हूँ, उसके बाद उनको जगाता हूँ नींद में से, उसके बाद वाल खोलते। क्या कारण है? उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं करते क्या? इनके पास इतना पावर नहीं है कि एक कीमैन के खिलाफ कार्रवाई कर पाए। परसों सुबह जब मैं उठ के गया 8 तारीख को, तो भी यही मैंने देखा, अंदर कुछ तो सो रहे थे, कुछ का पता ही नहीं। जब वाल खोलने का टाइम था, जब मैंने उसको डांट फटकार लगाई तो इन्होंने व्यक्तिगत द्वेष भावना मेरे से रखते हुए ठेकेदार के कर्मचारी ने जाके मेरे खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, मारपीट की झूठी। क्या कारण है भाई? उसके बाद मैंने पटेल साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई आप इसका सपोर्ट क्यों कर रहे हो? बोला कि हम तो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ठेकेदार का आदमी, जब मैंने इसके साथ कुछ ऐसा मिसबिहेवियर किया ही नहीं, तो मुझे तर्क देते हैं कि अगर संजय जी मैंने इसका सपोर्ट नहीं किया तो ये लोग स्ट्राइक पे जा रहे, सप्लाई बाधित हो जाएगी। अच्छा, सप्लाई बाधित होगी, इसके खिलाफ मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराओगे आप? और संजय भगतानी का चैलेंज है, जितने मुकदमे दर्ज कराने कराओ, ये संजय भगतानी अपनी क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा लड़ता रहेगा, चाहे मुझे पानी के लिए जेल क्यों न जाना पड़े। पार्षद के खिलाफ किसी प्रकार का इस प्रकार से कोई मुकदमा नहीं है कि पानी के विवाद को लेकर कोई मुकदमा दर्ज हो रहा है। किसी कर्मचारी के साथ अगर मारपीट हुई है, उसके लिए सारे कर्मचारी और इनके द्वारा सप्लाई बंद करने का वो है, तो उसके लिए सारे कर्मचारी एकजुट नहीं होंगे क्या सर? एकजुट कर्मचारियों का होना जरूरी है, नहीं तो कर्मचारी विभाग में सप्लाई कैसे कर पाएंगे और कैसे पानी दे पाएंगे? इस जगह हादसा किसी भी कर्मचारी के साथ होता है, विभाग किसके लिए लगा हुआ? पब्लिक के लिए लगा हुआ। अल्टीमेटली पानी देने के लिए बैठे हुए हैं हम लोग। तो सर, अगर पब्लिक के पास पानी नहीं आ रहा है तो उसकी आवाज पार्षद ही बोलेगा, और पार्षद अगर बोलता है और मुकदमा दर्ज हो जाता है, तो आज के बाद कभी किसी वार्ड में कोई पार्षद बोलेगा ही? पार्षद जनप्रतिनिधि है और पार्षद ही बोलेगा, और हम खुद लोग भी उसी के लिए है कि लोगों को पानी देने के लिए बैठे। लेकिन ये इसमें कहीं ये बात नहीं आती है कि कर्मचारी के साथ अगर मारपीट हो, कर्मचारी के साथ मारपीट हो, तो ये चीज़ कहीं भी नहीं आती है। सर, क्या कारण रहे कि पानी नहीं आ रहा है, लोगों का इकट्ठा होना? पानी के लिए सर मैं बताऊं, प्रताप नगर सब डिवीज़न पूरा टैलेंट पे बसा हुआ है और यहाँ का कोई सेल्फ प्रोडक्शन नहीं है। पानी आता है मानसी वाकल जेल योजना का, फतेह सागर सब डिवीज़न, बीच में फतेह सागर सब डिवीज़न और यहाँ का ये प्रताप नगर सब डिवीज़न, दोनों मानसी वाकल जल योजना का पानी लेते हैं। मेरे पूरे प्रताप नगर सब डिवीज़न की डिमांड है 17.5 MLD के आसपास, और मेरे को 12 MLD के आसपास पानी मिलता है। बस मेरी डिमांड के अकॉर्डिंग मुझे पानी दिया जाए, मेरे द्वारा सप्लाई में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरसी जाएगी और लोगों को पर्याप्त मात्रा में जल दिया जाएगा। लेकिन 17.5 MLD डिमांड है, कम से कम मुझे 17.5 MLD का पानी मिले प्रताप नगर सब डिवीज़न को। क्या कारण है कि पानी कम आ रहा है आगे से? सर कारण तो मैं क्या जस्टिफाई कर सकता हूँ इस चीज़ में? मेरे पास जो पानी आया मैं उसी को सप्लाई कर सकता हूँ और उसी की मॉनिटरिंग में लगा हुआ हूँ, मैं वही मॉनिटरिंग कर सकता हूँ। नहीं सर, आरोप वाली बात नहीं है, उच्च अधिकारियों पे मैं किसी प्रकार के आरोप नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन जिस प्रकार से आप लोग जिस टंकी पर आश्रित है, मैं भी, मेरा पूरा सब डिवीज़न उसी प्रकार से आश्रित है आगे से आने वाले पानी पर। लेकिन मेरी डिमांड ही 17.5 MLD और मेरे को 12.5 MLD पानी मिल रहा है। उसके लिए सब डिवीज़न 7 किस प्रकार से रिस्पॉन्सिबल है, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। उसके लिए हम लोग, मेरे विभागीय अधिकारियों के साथ, मेरे अधिशासी अभियंता महोदय के साथ हम लोग लगे हुए हैं। मैं खुद भी कई बार वार्ता की चुकी है, सप्लाई टाइमिंग चेंज कराने के लिए, रीशेड्यूलिंग कराने के लिए, उसके लिए मेरी कंटिन्यू बात जारी है विभाग के अधिकारियों से। सर, यहाँ के वार्ड के लोगों ने ये भी कहा है कि भाई कांग्रेस का पार्षद होने की वजह से पानी सप्लाई नहीं हो रही है, जो कि आप ही के लोगों ने कहा है। सर, अगर ऐसा किसी ने कहा है तो मैं अपनी तरफ से, विभागीय तरफ से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ऐसा विभाग कतई नहीं करता है और पब्लिक
हर इंसान के लिए सेम है, उसमें कोई किसी प्रकार की पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होती है। वैसे आप मैं कौन किस पार्टी पॉलिटिक्स से बिलोंग करता है, किसी का कोई मसला नहीं है। पानी सबका अधिकार है और सबको समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए, और मैं खुद भी इसी बात पे लगा हुआ रहता हूँ और यही मेरा प्रयास रहता है। कब तक का आश्वासन दे रहे हैं आप, कब तक इनकी सॉल्यूशन हो जाएगा? सर आश्वासन मैं सप्तम का, मेरे को 17.5 MLD जिस दिन पानी मिलने लग जाए आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होना दूंगा, लेकिन मेरे को मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पानी मिले। मैं मेरे अधिकारियों से भी बात कर रहा हूँ, उसके लिए लगा हुआ हूँ, मेरे अधिकारियों से भी। क्या आपको पता है उदयपुर में देवों के देव महादेव अभी तक लॉकडाउन में थे। प्रदेश के सभी देवालयों पर सरकार का पहरा तो कब का खत्म हुआ, लेकिन उदयपुर के एक प्रसिद्ध भोलेनाथ का मंदिर अब तक बंद था। लेकिन नए वर्ष का दूसरा सोमवार लेक सिटी में शिव भक्तों के लिए खुशियां लेकर आया। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन ने न जाने कहां ताले नहीं लगवाए। विद्यालय, मॉल, थिएटर, जिम और यहां तक कि देवालय भी इसके प्रकोप से अछूते नहीं रहे। लंबे इंतजार के बाद सरकार ने पब्लिक प्लेस के साथ ही देवालय खोलने की भी सशर्त अनुमति दी और भगवान के द्वार भी भक्तों के लिए खोल दिए गए। लेकिन उदयपुर का प्रसिद्ध महाकालेश्वर धाम ट्रस्ट के आपसी विवाद का शिकार हो गया और अब तक भगवान लॉकडाउन में ही थे। काफी समय तक आपसी सुलटाना नहीं होने के कारण महाकाल के मंदिर में ताले जड़े रहे, जिससे शहरवासी भी भोलेनाथ के दर्शन तक नहीं कर पाए। इस पर कई भोले के भक्तों ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों से मुलाकात कर मंदिर खोलने की बात कही थी और नए वर्ष के दूसरे सोमवार तक मंदिर नहीं खोलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। लेकिन सच में शिव भक्तों की पुकार भोलेनाथ के कानों तक पहुंच गई और सोमवार को महाकालेश्वर धाम के ताले खुलने के साथ ही भोलेनाथ के पट भी दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए गए। महीनों बाद महाकाल के दर्शन कर भक्त खुशी से फूले नहीं समाये। सोमवार को भक्तों ने भोलेनाथ की आरती करते हुए सुख समृद्धि की कामना भी की। उदयपुर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने सोमवार को बड़ी सफलता हासिल करते हुए चोरी और नकबजनी करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने चोरी और नकबजनी की 8 वारदातों को कबूल किया है। गोवर्धन विलास थाना पुलिस आरोपियों से लगातार कड़ाई से पूछताछ में जुटी हुई है। थाना इंचार्ज राम नारायण ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि जोगी तालाब के पास झाड़ियों की आड़ में 5-6 युवक बैठे हैं, जिनके पास कुछ हथियार हैं और वह लूट की योजना बना रहे हैं। इस पर टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके से ही बदमाशों को धर दबोचा। इनके पास से पुलिस ने धारदार हथियार और कार जब्त की है। थाना इंचार्ज राम नारायण ने बताया कि इस मामले में प्रकाश मीणा, कैलाश मीणा, केशुलाल भंवर और दुर्गेश मीणा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से सभी को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। इस कार्रवाई में थाना इंचार्ज राम नारायण के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल मनोहर सिंह, कांस्टेबल दिनेश सिंह और राजेंद्र सिंह की अहम भूमिका रही। राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में बैंकों में पीढ़ी खाते खुलवाने के निर्णय के खिलाफ सोमवार को विरोध पर लोग उतर आए हैं। इस दौरान उन्होंने पंचायत समिति के सहायक अभियंता गोपाल लाल टेलर को मुख्य सेवक के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आदेशों की होली भी जलाई। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि ये आदेश वापस नहीं लिए जाते हैं तो पंचायत समितियों के ताले लगाए जाएंगे। पातलिया सरपंच राजेंद्र कुमार और जियाड़ा सरपंच कालूराम पारिक, पीपली सरपंच जगदीश चंद्र जाट, करोई कला सरपंच भगवती लाल टेलर सहित काफी लोग मौजूद थे। सुवाना ग्राम पंचायत के सरपंच अमित कुमार चौधरी ने कहा कि पीढ़ी के खाते खोलने से वित्तीय अधिकारों पर कुठाराघात होगा, जिसके कारण प्रदेश के आह्वान पर यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। चौधरी ने कहा कि पीढ़ी खाते हमारी समझ से बाहर है, जिसके कारण ही हम विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर हम 13 जनवरी को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे और 21 जनवरी को समस्त पंचायतों पर सांकेतिक तालाबंदी की जाएगी। पीढ़ी खातों में पंचायत अकाउंट बंद करके गवर्नमेंट अकाउंट खोल रहे हैं, जिसके अंदर कोई इंटरेस्ट का काम नहीं है और हम इसके खिलाफ जिला परिषद के अंदर 13 तारीख को ज्ञापन और देंगे। फिर भी हमारी सुनवाई मामले मांगे नहीं मानी तो उसके बाद हम 21 तारीख को तालाबंदी करेंगे। पीढ़ी खातों के विरोध में जो हमारे समझ से बाहर पड़े हैं और ये हमारे ग्राम पंचायत क्षेत्र में 13 तारीख को हम जिला परिषद में ज्ञापन देंगे और उसके बाद फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम तालाबंदी करेंगे 21 तारीख को। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। सन सिटी साकरोदा उदयपुर से 23 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है आवासीय प्लान, जिसपे 99 ड्रॉ में शामिल होकर 1,17,500 का प्लॉट मात्र 500 रुपए में पाने का सुनहरा अवसर। आज ही 1000 से बुकिंग करवाकर अपना लकी सदस्यता नंबर प्राप्त करें। संपर्क करें 8559858687 और 9549717069। नमस्कार, उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट की स्कीम में हम लोगों ने कस्टमर के निवेश का
पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा है इसमें। 11 माह में हम 99 प्लॉट ड्रॉ के द्वारा आपको देंगे, लेकिन साथ में कस्टमर बहुत हम जो फॉर्म भर रहे हैं, रुचि भी दिखा रहे हैं उदयपुर की जनता, इसलिए हमने उनके निवेश की सुरक्षा के लिए एक और क्लॉज इसमें दिया है। ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा, 11 महीने में 16,500 रुपये आपके जमा होंगे। आपको प्लॉट नहीं मिलता है, आपके ड्रॉ में नहीं आता है आपको प्लॉट, तो हम 32 इंची LCD, 180 लीटर फ्रिज, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और 5 सीटर सोफा सेट आपको देंगे, ताकि आपको ये ना लगे कि मुझे कुछ ना मिला। प्रोडक्ट की जानकारी दे देता हूँ। 32 इंच LED आपके सामने हमने रखा हुआ, हमारे पास स्टॉक में मेंटेन है। आज अगर फर्स्ट में आप लेना चाहते हैं तो भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे, आप पेमेंट हमको कर देंगे। तो 5 सीटर सोफा सेट है, ये वेरी करेगा डिजाइन में, अलग अलग पैटर्न में आ सकता है। 180 लीटर का फ्रिज है, जितने कस्टमर बच जाएंगे सबको दिया जाएगा। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इसमें कंपनी वेरी कर सकती है, लेकिन हम ब्रांडेड आइटम में आपको देंगे। धन्यवाद। जुड़िए उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट ड्रॉ स्कीम, सन सिटी साकरोदा से। ऑफिस 212 द्वितीय मंजिल समृद्धि कॉम्प्लेक्स, अपोजिट कृषि मंडी फ्रंट गेट, रेती स्टैंड, उदयपुर। किराएदार हैं और अपने किराए के मकान से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपके सपनों का घर हो, वो भी शहर के अंदर, तो अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वेदेही ग्रुप आपके लिए लाया है एक ऐसा अनोखा गेम शो जिसका नाम है KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। आपको सिर्फ देने होंगे 14 सवालों के आसान जवाब और आप जीत सकते हैं 10 लाख रुपए तक का डिस्काउंट अपनी फ्लाइट बुकिंग पर। आपको क्या करना होगा, आपको बस इस दिए गए नंबर पे कॉल करना होगा और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा वेदेही अफोर्डेबल प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट में, और आप खेलेंगे मेरे साथ KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 23,30,000 की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, POP फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड, नियर GBH हॉस्पिटल, प्रतापनगर, उदयपुर। कॉल 9352525017, 9829592574। अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विथ मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। नवरात्रि, दिवाली विशेष ऑफर्स,
4 प्लास्टिक चेयर्स के साथ एक टेबल फ्री, सोफा सेट के साथ सेंटर टेबल फ्री। कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष डिस्काउंट, एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। एक्सचेंज ऑफर, पुराना फर्नीचर लाइए और नया फर्नीचर ले जाइए। सिर्फ 24 घंटे में अपनी मनचाही डिजाइन और अपना मनपसंद कपड़ा लगवाकर सोफा बनवाइए। एड्रेस D1 ईयर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉलर्स 8233206262। AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी, उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता, पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में। ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231 44442, 8107392702. website www.ahaudaipur.com. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत की स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाने वाले शहीद आजम भगत सिंह की ठोकर और सेवाश्रम चौराहे पर लगी मूर्ति को फ्रेंड्स क्लब के सदस्यों ने साफ किया।
फ्रेंड्स क्लब के ललित चौहान ने बताया कि भगत सिंह को सिर्फ उनकी जन्म जयंती या शहीदी पर ही याद किया जाता है। आम दिनों में तो उनकी मूर्ति को कोई साफ करने वाला भी नहीं है। देश हित में अपने प्राण न्यौछावर करने वालों की सुध भी नहीं ली जा रही। निगम की लापरवाही से स्वतंत्रता के लिए अपनी जान गंवाने वालों की मूर्तियां भी धूल खा रही हैं। ऐसे में शहर के फ्रेंड्स ग्रुप ने आह्वान किया कि यदि निगम गहरी नींद से नहीं जागेगा और इन मूर्तियों को धूल से निजात नहीं दिलाएगा तो इनकी साफ सफाई का जिम्मा फ्रेंड्स क्लब उठाएगा और हर महीने 10 तारीख को सभी लोग इन मूर्तियों को साफ सुथरा करने पहुंच जाएंगे। आज हम सब ने यहाँ पे देखा कि भगत सिंह जो हमारे शहीद है, भगत सिंह जी क्रांतिकारी, उनकी मूर्ति की अगर ये दुर्दशा है, बाकी सारे उदयपुरवासी जयंती पुण्यतिथि पे आके यहाँ सफाई करते हैं। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि हमेशा इसको साफ रखे, क्योंकि इन्होंने जो अपने लिए किया है ना, आज कोई भी बंदा वैसा नहीं कर पाएगा। लेकिन कम से कम अपन उनके सिद्धांतों पर चलते हैं, लेकिन क्या है कि उनकी साफ सफाई का ध्यान रखने की जिम्मेदारी भी उदयपुर के हर नागरिक की है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्रशासन इस ओर ध्यान देवे। ये काम प्रशासन का है कि उनको इस सारी मूर्तियों की, जो उदयपुर की सारी मूर्तियाँ हैं, उन सारी मूर्तियों का रख रखाव करें, उनकी निरंतर सफाई करें। हम सारी टीम यही चाहते हैं फ्रेंड्स क्लब कि ये सफाई हो निरंतर। और अगली बार हम हर महीने की 10 तारीख के दिन आके यहाँ पे सफाई करेंगे। हम ये तब तक करेंगे जब तक कि ये ऑलरेडी पहले से साफ नहीं हो। उदयपुर जिले के कुराबड़ बम्बोरा मार्ग पर श्रद्धालुओं से भरी एक कार में अचानक शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। मिली जानकारी के अनुसार उदयपुर से श्रद्धालु रविवार होने से ईडाणा माता के दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान साकरोदा गैस फैक्ट्री से आगे निकलने के बाद में नपानिया के पास कार पहुंची ही थी कि कार में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से कार आग के हवाले हो गई। कार चालक ने अपनी सूझबूझ से कार को साइड पर किया, तभी रोड के सभी खड़े राहगीरों ने कार के कांच तोड़कर सभी को सकुशल बाहर निकाला, लेकिन महज 5 मिनट के भीतर ही कार धू-धू करके जलकर राख हो गई। उदयपुर की उदय सागर झील से निकल रही नहर अब क्षतिग्रस्त होने लगी है। इसकी शिकायत लेकर तुलसीदास की सराय गांव के रहवासी सोमवार को जिला कलेक्टर से मिले। दरअसल उदय सागर की नाहरमगरा की नहर क्षतिग्रस्त होने से पानी खेतों में जाने के बजाय व्यर्थ बह रहा है, जिससे ग्रामीण इलाकों में भी पानी फैलने लगा है। इस समस्या से कई बार क्षेत्रवासियों ने प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकला। यही नहीं, किसानों ने बताया कि उनके खेतों में जो पानी व्यर्थ पहुंच रहा है उससे फसलें भी नष्ट हो रही हैं। ऐसे में काफी नुकसान भी हो गया है, जिससे किसानों की माली हालत भी बिगड़ती जा रही है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से गांव का दौरा करने की मांग की और समस्या का निदान कराने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। हमारे मुख्य मुद्दा है उदय सागर से नारामंगरा जो नहर निकल रही है, वो नहर बिल्कुल कच्ची और अस्त व्यस्त हो चुकी है, पूरी टूट फूट चुकी है, जगह जगह से कट चुकी है। खेतों में पानी, नहर पानी छोड़ते हैं, खेतों में पानी चला जाता है, बिल्कुल पानी ऊसर, जमीन ऊसर हो चुकी है, हमारी खेती नष्ट हो चुकी है और बिल्कुल हम बेरोजगार हो गए हैं। किसान आज की तारीख में किसान बिल्कुल बेरोजगार है। जिसके पास 2 बीघा 1 बीघा ज़मीन है वो बिल्कुल खेती ऊसर है, बिल्कुल उसमें आप देख लो बंजर हो गई है। और एक बार हम कितनी बार इसके बारे में बता चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरपंच साहब को, सचिव साहब को, प्रधान साहब को, MLA साहब को बुला के बता के उनको सबको अवगत कराया है कि सर हमारी ये कंडीशन है। बस झूठे आश्वासन मिलते हैं सर। आज आप किससे मिलना है? आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। हम 5-10 मेंबर सब मिलके गाँव के ये किसान भाई हैं, आज ज्ञापन देंगे और अब अधिशासी अभियंता को भी ज्ञापन देंगे। अब हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार कलेक्टर साहब हमारे गांव में आके पधारें, हमारे गांव का दौरा करें। हमारा गांव दूर नहीं है, उदयपुर के नाक के नीचे पेरापेरी गांव में हमारा गांव है और पेरापेरी में आया हुआ है, लेकिन विकास के नाम से कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, कलेक्टर साहब कभी पधारते नहीं, बड़े अधिकारी पधारते नहीं है, केवल कागजों में कर देते हैं और हम परेशान हो रहे हैं। हमारे जीव जनहानि का भय है। 12 महीना में 9 महीना हमारे खेतों में, गड्ढों में, नालों में पानी भरा रहता है। मच्छर से परेशान है, जीव जंतु से परेशान है, हम बिल्कुल एक तरह से बेरोजगार और परेशान है। ठीक है। गृह विज्ञान जो अब कम्युनिटी साइंस हो गई है, उनकी छात्राओं ने सोमवार को रीट 2021 की परीक्षाओं के नियमों में संशोधन की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्य सेवक के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने आई छात्राओं ने रीट परीक्षा में कम्युनिटी साइंस की छात्राओं को सम्मिलित नहीं किए जाने का विरोध किया और छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखने की अपील की गई। इसके लिए कम्युनिटी साइंस की छात्राओं को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किए जाने के लिए सरकार द्वारा लिए गए निर्णय में सुधार की मांग की गई। इस मामले में कम्युनिटी साइंस कॉलेज की हेड डॉक्टर गायत्री तिवारी ने कहा कि रीट जैसी परीक्षा में होम साइंस के स्टूडेंट्स को मान्य नहीं माना जाता है, जबकि होम साइंस का नाम बदलकर अब कम्युनिटी साइंस कर दिया गया है। कोई भी विषय हो, मानव जाति के लिए तीनों विषय यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं।
जिससे ये स्टूडेंट्स एक सामाजिक धरोहर बनकर उभरेंगे। ऐसे में डॉक्टर तिवारी ने पॉलिसी मेकर और प्रदेश के मुखिया से कहा कि इन बच्चियों को एक मौका दें, अगर इनमें काबिलियत होगी तो यह आगे आ ही जाएंगी। मेरी समस्या ये है कि अभी जो रीट की वैकेंसी निकली है 3rd ग्रेड की, उसके लिए हम गृह विज्ञान की जो छात्राएं हैं उन सारी गर्ल्स को इनएलिजिबल कर दिया गया है रीट एग्ज़ाम के लिए। जिस प्रकार से कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी 10th तक की क्लास के लिए नहीं पढ़ाए जाते हैं, लेकिन फिर भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स को एलिजिबल किया गया है। उसी प्रकार हम भी चाहते हैं कि हमारे भी जो सब्जेक्ट्स हैं MPUAT के जो स्टूडेंट्स हैं वो 10th तक नहीं पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें भी रीट की एग्ज़ाम में एलिजिबल किया जाए ताकि हमारा भी भविष्य सुधरे। और इसी आशा के साथ हमने कलेक्टर सर के जो PA हैं उनको ज्ञापन भी दिया है और आशा करते हैं कि हमारे साथ सही फैसला किया जाए। कुल कितनी छात्राएं जिन्होंने आपने रीट कोर्ट में जाने के लिए अभी फ़िलहाल हम 5 लड़कियों ने ही रीट लगाने के लिए सोच रहे हैं और कुछ लड़कियां और हैं, जैसे जैसे हमसे जुड़ती जाएंगी वैसे वैसे उनको भी हम साथ ले लेंगे। फ़िलहाल में हम 5 ही हैं। बड़े अफसोस की बात है कि रीट जैसे एग्ज़ाम्स के लिए हमारे होम साइंस वालों को आप मान्य नहीं मानते हैं, जबकि अब के होम साइंस का नाम बदल के कम्युनिटी साइंस रख दिया है। और एक बहुत साधारण बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि चाहे कोई भी विषय हो, वो हर विषय जो है वो मानव जाति के कल्याण के लिए और सुख के लिए काम करता है। और इंसान की जो आवश्यकता है, अनिवार्यता है, रोटी कपड़ा मकान, तो आप ये मान के देखिए, आप यकीन मानिए कि ये तीनों सब्जेक्ट जो हैं जैसे हमारे यहीं पे पढ़ाए जाते हैं इतनी डिटेल में, और किसी भी सब्जेक्ट में इन डेप्थ स्टडी नहीं कराई जाती है। रोटी का मतलब फूड एंड न्यूट्रिशन, कपड़ा मतलब टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, मकान का मतलब होम मैनेजमेंट, और ये तीनों सब्जेक्ट जिसके लिए बने हैं वो मेरा सब्जेक्ट है, हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़, मानव विकास में पारिवारिक अध्ययन विभाग, और ये चारों में जो हम पढ़ते हैं वो गाँव तक पहुँचाते हैं। ये तो हमारा बिल्कुल एक बेसिक मूलभूत, मैंने आपको बताया कि विषय इतना महत्वपूर्ण है कि केवल परिवार के लिए नहीं सोचता। नाम उसका होम साइंस था, लोगों में कुछ गलतफहमियाँ हो जाती थी, कोई भ्रम थे कि होम साइंस जो है वो खाली घर तक कन्फाइंड है, ये क्या पढ़ाएंगे, ये कला है, ये है। मैं आपको बता दूं कि अब उसका नाम बदल के कम्युनिटी साइंस हो गया है ना। मतलब ये देखो आपकी समुदाय एवं व्यावहारिक विज्ञान, क्या कि विज्ञान भी जुड़ा हुआ है, जो चीज़ें व्यवहार में लाई जाती है, खाली पढ़ाते नहीं हैं। तो जो सोशल साइंसेस हैं, अगर आप इनको रीट के लिए एंटाइटल कर देंगे तो ये जो हमारे यहाँ की लड़कियाँ हैं जिनकी इन डेप्थ नॉलेज है सोशल साइंसेस के अंदर, केवल उसको फोकस नहीं करेंगे, उसके साथ में पूरा ओवरऑल किस तरह से हम समानुपातिक ढंग से बच्चों को पढ़ाएं ताकि वो भविष्य में एक अच्छा सामाजिक धरोहर बन के उभरें, ये हमारी बच्चियां बहुत अच्छे से अपने आप को प्रूव कर देंगी। मैं सारे बड़े लोगों से, पॉलिसी मेकर्स से ये आग्रह करूंगी आज इस मंच से कि आप कृपया उनको एक बार मौका दें रीट में क्वालिफाई करने का। अगर उनमें काबिलियत होगी तो अपने आप आएंगे आगे, आप उनको ना रोकें भाई, जिसको जो बनना है वो बन जाएगा। आप अपने लेवल पर तो उनको मौका दें, आप मौका देके तो देखो। अपने देश में तो ऐसा भी तो होता है, कोई ज़रूरी है क्या जो हेल्थ डिपार्टमेंट संभाला वो हेल्थ में डॉक्टर ही संभालेगा, है ना? ज़रूरी नहीं है। अपने यहाँ पे कितने सारे ऐसे हैं कि साहब इकोनॉमिक्स वाले तो जो ऐसे सब्जेक्ट वाले भी हैं, जो ऐसे ऐसे मिनिस्टर्स हैं, ऐसे ऐसे पोर्टफोलियो लेके बैठे हैं जिन्होंने वो सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छा चला रहा है, ठीक है ना। तो मैम ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो प्रभावित हो रहे हैं इसको लेकर? यहाँ पर आपके यहाँ पर कितने स्टूडेंट है करीब? क्या चीज़? कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पर? कितने स्टूडेंट हैं हमारे अभी? कितने स्टूडेंट हैं आज की तारीख में? अभी जो हमारे यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो अभी आप देखो नया एडमिशन हमारे 41 हो गए हैं। और ऐसे हमारे क्योंकि हमारे सिलेक्शन जो है जेट के थ्रू होते हैं और टफ भी है, 2 समानांतर डिग्री चल रही है हमारे यहाँ पर। बाकी जगह अगर 1000 स्टूडेंट होते तो हमारे यहाँ पे तो साल के आप ये मान के चलो कि 100 स्टूडेंट निकलते हैं। और 100 मतलब कितनी छटनी होके आए। मैं एक एवरेज बता रही हूँ आपको, औसतन अगर इतने विद्यार्थी निकलते हैं तो कुछ काबिलियत के साथ निकलते हैं। और ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आता है तो इनकी कॉम्पिटेंसीज बहुत ज़्यादा होती है। आज बच्चों ने कलेक्टर को भी एक ज्ञापन दिया है उस बारे में? बच्चों ने कलेक्टर को भी विज्ञापन दिया है। ज्ञापन दिए हैं, वही तो कह रही हूँ। तो ज्ञापन दिया है तो उसका कुछ करेंगे तो सही ना आप। तो अब क्या करो, इस मतलब इतना रोष उनके अंदर व्याप्त है कि अगर अपने लेवल पे आप कर लेते तो बहुत अच्छी बात थी। आज ज्ञापन देने की नौबत आई, किसी को समझा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वाली बात करी जाए। तो मैं तो बच्चों के साथ हूँ। ठीक। उदयपुर के गोवर्धन विलास क्षेत्र में गोविंद नगर की तरफ जाने वाली नई रोड के निर्माण को लेकर क्षेत्रवासी सोमवार को जिला प्रशासन से मुलाकात कर अपनी पीड़ा जाहिर की। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा।
क्षेत्रवासियों का कहना है कि ऑडी कार शोरूम गोवर्धन विलास के सामने से गोविंद नगर की तरफ जाने वाली नई रोड के निर्माण को लेकर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गलत जानकारी देकर प्रशासन को गुमराह किया जा रहा है, जबकि वास्तव में इस स्थान पर पिछले 20 वर्षों से कच्ची रोड बनी हुई थी। नई रोड के आसपास स्थित करीब 300 घरों के रहवासियों द्वारा पिछले 20 वर्षों से लगातार नगर निगम और यूआईटी को पक्की रोड बनाने के लिए निवेदन किया जा रहा था। इसके बाद नगर निगम द्वारा रोड का निर्माण करवाया गया। नई रोड की भूमि पर असामाजिक तत्व व भूमि माफिया द्वारा कब्जा कर रखा था, जिनको रोड निर्माण कार्य के दौरान नगर निगम द्वारा हटा दिया गया है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि इस भूमि पर पक्की रोड पर नाली आदि बनाने का शुल्क क्षेत्रवासियों द्वारा पूर्व में नगर निगम में जमा करवा दिया गया था, जबकि चंद लोगों द्वारा रोड के निर्माण के संबंध में समाचार पत्रों को भ्रामक जानकारी देकर समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की छवि धूमिल करने का प्रयास भी किया जा रहा है। रोड बनने के बाद क्षेत्रवासियों को आने जाने में काफी सुविधा हो गई है। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि जो लोग प्रशासन को गुमराह कर भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं, उन पर भी प्रशासन कार्रवाई करे। कई लोगों ने जो कब्जे कर रखे थे उनको प्रशासन ने अपने आप वैसे हटवा दिए। अभी भी कई लोग प्लॉट बाउंड्री बना के बैठे हुए, क्या कहना है उसके बारे में? प्रशासन हटवाएगा। हमारे फादर ने ज़मीन खरीदी 25 साल पहले, उस समय तालाबेटा नहीं था, यूआईटी ने नाला भी बनाया हुआ है, सब कुछ किया है। 2006 में पानी भरा, ठीक है, पानी किसी कारण से भरा, नाला निकास नहीं था आगे, उस वजह से पानी भरा हुआ है। उसके बाद में 2006 के बाद उन्होंने निरस्त कर दिए, पट्टे वगैरह सब कुछ निरस्त कर दिए। अब वो जिन्होंने पुराने ज़माने में जो ज़मीन खरीदी वो लोग कहाँ जाएंगे? उनके पैसे पानी में गए क्या? तो जब पट्टे निरस्त हो गए तो फिर बनाने की जरूरत नहीं, पट्टे निरस्त हो गए तो फिर यूआईटी के निरस्त क्यों किया? नहीं तो बाउंड्री हमने पैसा खर्चा किया तो हम बाउंड्री नहीं बनाएंगे क्या? पैसा खर्च किया तालाबपेटे के अंदर? नहीं, तालाबपेटा था नहीं था, ये 2006 में तालाबपेटा आया है। 2006 में तालाबपेटा, 2006 से पहले तालाबपेटा नहीं था। छोटा तालाब तो उससे नहीं, तो उस समय यूआईटी ने प्लान क्यों काटा था? यूआईटी ने नहीं काटा था, यूआईटी ने काट दिया। तो यूआईटी ने लोगों को पट्टे भी दिए थे, यूआईटी ने पट्टे भी दिए, लोगों के पैसे भी लिए यूआईटी ने सबको। तो जो तालाबपेटा था उसके अंदर तो यूआईटी ने प्लान नहीं काटा था? क्यों? पूरा तालाबपेटे है ना, नाला किसने बनाया? नाला किस तालाबपेटा, तालाब के बीच में नाला क्यों बनाया? तालाब के बीच में नाला तो सहूलियत के लिए बनाया कि जो लोग जिनको पहले जो दे रखे थे, जिन्होंने प्लॉट बनाए थे उनके सहूलियत के लिए बनाया, उसके बाद भी तालाबपेटा नहीं, नाला तो इधर का किनारे, वो लोग कहाँ से जाएंगे? नाले में कूद के तैर के जाएंगे क्या? गोविंद नगर से रोड बना रखी थी, वो तालाबपेटा पूरा तालाब गोविंद नगर ही है, वो पूरा तालाब ही गोविंद नगर है। विगत कई दिनों से, यानी यूँ कह दें कि 20 वर्षों से गोवर्धन विलास में ओडी शोरूम के सामने 300 घरों की एक बस्ती रोड के लिए अपनी मांग कर रही थी। वार्ड 17 के चुनाव में ताराचंद जी के चुनाव के घोषणा पत्र में भी हमने इसको स्पष्ट किया था कि इस रोड को चुनाव जीतने के बाद बनाएंगे। कारण सिर्फ एक ही था कि उन क्षेत्रवासियों का 20 वर्षों से रोड का और नाली का निकासी हेतु शुल्क जमा था। कुछ असामाजिक तत्व इस रोड को बनाने से खफा हैं, कारण उनकी ज़मीनें जो उन्होंने अवैध कब्जे कर रखे थे उसको रोड बनाने के दौरान नगर निगम के द्वारा हटाया गया। आज हमने एडीएम प्रशासन ओपीजी बुनकर से मुलाकात करके जो नगर निगम द्वारा इस रोड की कार्रवाई को की गई, जनता के हित में जो रोड बनाई गई, उसके लिए हम आज यहाँ मिले और ये कहा कि ये बहुत साधुवाद का काम है। और मैं आपके बीच में एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या मकान बने तो वो लोग जाएंगे कैसे? वहाँ ऑटो पलट गए, कई महिलाओं के चोटिल हुई है, कई बच्चे साइकिल चलाते चलाते चोटिल हुए, कुछ बच्चों के तो दुर्घटना में बहुत गंभीर चोटें भी आई। तब जब नगर निगम ने अपनी तय सीमा में ही जो कन्वर्टेड क्षेत्र है उसी क्षेत्र में उन्होंने रोड निकाली और क्षेत्रवासी की 500 मीटर की इस रोड को जिस प्रकार से कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं और विशेषकर उस क्षेत्र में रहने वाले जो असामाजिक तत्वों ने जो गुमराह किया, आज हमने नगर निगम के इस कार्य की प्रशंसा की और हमने कहा कि क्षेत्रवासी इनके साथ खड़े हैं और पूरी ताकत के साथ इस रोड के लिए जो निगम ने कार्रवाई की है उसकी बुरी प्रशंसा की और कलेक्टर साहब से भी मुलाकात की और एडीएम सिटी से भी की। अभी हम साथ में ही हमने नगर निगम के कमिश्नर साहब से भी मुलाकात की और उनको भी कहा कि यह पूर्ण सात्विकता से और सत्यता का काम किया है जो मांग जनता विगत 20 वर्षों से कर रही थी। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, जनता आखिर जाएगी कैसे? अगर रोड नहीं होगी तो जनता जाएगी कैसे? वही काम नगर निगम ने किया और वही धन्यवाद हम कर रहे हैं कि जो भी कानूनन संवत काम हो
वो प्रशासन को करना चाहिए। हमारा जो मांग है हम उससे बाहर नहीं निकले। हमारी बात थी रोड की, जो नगर निगम को बार बार टारगेटेड किया जा रहा है, इसमें नगर निगम नहीं, ये जनता की मांग है। आप देख सकते हैं मेरे साथ में सैकड़ों की संख्या में जनता खड़ी है और यह सही काम है। और मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस विषय को सही तरीके से सही को बता रहे हैं। पेटे में कब्जे कर रखे, उनके लिए आपने प्रशासन को कानूनन सम्मत काम होना चाहिए और जो भी कानून सम्मत काम हो उसके लिए हम सब उसमें समर्थन करते हैं। कई लोग अभी भी वहाँ कब्जा कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप क्यों कानून सम्मत काम होना चाहिए माननीय भाई, और जो भी इस प्रकार के काम करें, वो जो भी निर्णय जिस प्रकार का भी सर्वसम्मति से प्रशासन करे, उसमें हम सब जनता उनके साथ। भिलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर सोमवार को आशा सहयोगिनियों ने कार्य बहिष्कार करते हुए अपनी 4 सूत्री मांग पत्र को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला कलेक्टर को मुख्य सेवक और चिकित्सा सेवक के नाम ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें मानदेय बढ़ाने, नियमित करने और आयु सीमा बढ़ाने की मांग की गई। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिवस के भीतर मांगे नहीं मानी जाती है तो धरना और भूख हड़ताल करेंगे। आशा सहयोगिनी राधा शर्मा ने कहा कि कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर किसी भी सरकार ने हमारी नहीं सुनी। इस वजह से कार्य बहिष्कार करते हुए मुख्य सेवक के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें नियमित सरकारी कर्मचारी बनाने, आयु सीमा को 5 वर्ष बढ़ाने, मानदेय 18,000 रुपए करने और ANM कोटा में 15% आरक्षण प्रदान करने की मांगे प्रमुख है। 3 प्रकार की मुख्य मांगे थी हमारी। पहले तो हमने ये कहा भी हमें जो मानदेय दिया जा रहा है वो 18,000 होना चाहिए, और उन्होंने कहा नियमितीकरण के लिए हमने बोला कलेक्टर साहब को, उन्होंने कहा भी आपकी ये जो बातें हैं वो हम आगे तक पहुंचाएंगे। और जो हम 43 प्रकार के जो कार्य करते हैं उनको भी हमने कलेक्टर साहब को हमने बताया कि हम 43 प्रकार के जो आंगनबाड़ी पे और चिकित्सा विभाग में जो हम कार्य देते हैं वो हमें जो देते हैं वो भी हमें ठीक है, लेकिन जो हमें कार्य करें उनका हमें पैसा पूरा नहीं मिल रहा है। और जो मांग रखी हमने 18,000, तो हमारी 18,000 होनी ही चाहिए। हम रात दिन कोरोना काल में भी हमने बहुत सारा काम किया। 43 प्रकार के जो आंगनबाड़ी पे हम कार्य देते हैं, चिकित्सा विभाग का जो काम 24 ही घंटे की जो हमारी ड्यूटी है सर, हम उसे देखते हुए हमारी 18,000 मानदेय होना ही चाहिए। हम ये सभी बहनों की और हमारी यही मांग है कि 18,000 तो हमारी मांग होनी चाहिए, जो और नियमित किया जाए, राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। 7 दिन का हमने सर को अल्टीमेट दे दिया है कि 7 दिन के तक हमारी ये मांगे जो पूरी होती है नहीं होती है तो हम यहाँ पे कलेक्ट्रेट के बाहर टेंट लगाएगा और यही पड़ाव डाला जाएगा और धरना प्रदर्शन किया जाएगा, और फिर भी नहीं हुआ तो भूख हड़ताल पे बैठेगी। कार्य का बहिष्कार कर दिया हमने, कार्य का बहिष्कार कर दिया, हमने कर रखा है। राजसमंद के देलवाड़ा कस्बे में रोडवेज बसों का संचालन बंद होने से यहाँ रहने वाले लोग कई दिनों से परेशान हैं। कई बार जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कलेक्टर और रोडवेज प्रबंधकों को ज्ञापन दिया गया है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों का सोमवार को गुस्सा फूट गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण हाईवे पर पहुंचे। आक्रोशित ग्रामीणों ने बिलोता बस स्टैंड पर जाम लगाकर रोडवेज बसों का संचालन रोक दिया, जिसमें भिलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद और लंबे रूट की गाड़ियों को लंबा इंतजार करना पड़ा। लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए देलवाड़ा थाने सहित नाथद्वारा और राजसमंद से पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। जनप्रतिनिधियों की समझाइश के बाद आंदोलन कर रहे लोगों ने अन्य वाहनों को जाने दिया, जबकि रोडवेज को रोके रखा। सूचना के बाद देलवाड़ा तहसीलदार हुकुम कंवर और नाथद्वारा डिप्टी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। इसके बाद रोडवेज डिपो मुख्य प्रबंधक को मौके पर भेजा गया। उन्होंने ग्रामीणों को 7 दिन में बसें अंदर जाने का आश्वासन दिया, लेकिन ग्रामीण नहीं माने तो जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में लिखित समझौता हुआ, जिसमें 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने रास्ता खोला और आंदोलन समाप्त किया। मुश्किल से 10-15 बसें आ रही है और हर बार हम लिख के जयपुर, उदयपुर, राजसमंद कलेक्टर महोदय को, तहसीलदार को, SDM साहब को, सबको ज्ञापन सौंपा था। तो भाई 3-4 दिन में व्यवस्था नहीं सुधरी तो लोग बहुत परेशान हैं, हमको मजबूर होकर रोडवेज के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। तो कल तक कोई व्यवस्था नहीं सुधरी, इस पर गांव के सब लोग परेशान होकर आज आंदोलन पर उतर कर आए और हमने बहुत शांतिपूर्वक आंदोलन किया। और बाद में रोडवेज के उच्च अधिकारी, DYSP महोदय, तहसीलदार बैठ के समझौता हुआ है कि जो गाड़ियां पहले चलती थी कैलाशपुरी और देलवाड़ा, वो सभी गाड़ियां 7 दिन के अंदर कैलाशपुरी और देलवाड़ा होके जाएंगी, सबको पाबंद कर देंगे और 7 दिन के अंदर व्यवस्था सुचारू रूप हो जाएगी। और सर वो जो लिखित समझौता हुआ था वो क्या था लोगों के? वो यही समझौता है कि भाई 7 दिन के अंदर यहाँ हमारा इंस्पेक्टर भी बिठा देंगे और ये जनता है इनके भी प्रतिनिधि यहाँ पर रहेंगे और दोनों मिलकर काम करेंगे और 7 दिन के अंदर सुचारू रूप हो जाएगा। उसके बाद सारी गाड़ियाँ जो भी लिस्ट के अंदर मुख्यालय से आदेश किए गए हैं वो सारी गाड़ियाँ अंदर से निकलेंगी। और सर मान लीजिए अगर 7 दिन के अंदर जो गाड़ी नहीं आती उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? उस पर एक्शन लेंगे, कंडक्टर ड्राइवरों को चार्जशीट देंगे, रूट चेंज
जब बाईपास बन गया तब से जो गाड़ियाँ देलवाड़ा और कैलाशपुरी रूट की बसेस थी रोडवेज की, वो उस रूट पे नहीं जा करके और बाईपास पे जा रही थी। इसलिए देलवाड़ा के ग्रामवासियों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा था। कई बार ज्ञापन भी हुए, प्रदर्शन भी हुए और इसी तरह समझाइश के लिए वार्ताएं हुई, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकलने से आज सभी ग्रामवासियों ने यहाँ NH 8 जो बाईपास है उस पर इकट्ठे होकर के और इसका प्रदर्शन किया था। इस मामले को सुलझाने के लिए जिले से जो डिपो मैनेजर हैं राजसमंद, वो मौके पर आए, डिप्टी साहब भी थे और हम सबकी उपस्थिति में हमने ये सभी डिपो मैनेजर भीलवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद से बातचीत करके और उनसे लिखित में ये आश्वासन लिया है कि 7 दिन में ये व्यवस्था सुधार दी जाएगी और देलवाड़ा कैलाशपुरी रोड पे जो पहले रोडवेज की बसों का संचालन होता था उनका फिर से बहाल किया जाएगा और जो फेयर लिस्ट है उसमें भी यहीं के जो देलवाड़ा कैलाशपुरी के रूट को। और एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की मुख्य खबरों पर। मामूली बदमाशों ने दे डाली खाकी की स्पेशल टीम को चुनौती, हथियारों से लैस वीडियो वायरल होने के बाद शहर में खौफ का माहौल, अभी तक बदमाश पहुंच से दूर। प्रतापनगर में पीने के पानी पर भाजपा का छप्पा, कांग्रेसियों ने लगाया आरोप कि मैं नहीं खोलता है सप्लाई का वॉल्व। अब तक लॉकडाउन में थे महाकाल, शिव भक्तों की चेतावनी के बाद ट्रस्ट ने खोले द्वार। और गोवर्धन विलास पुलिस की बड़ी उपलब्धि, चोरी और नकबजनी की गैंग का पर्दाफाश। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।